नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और आज हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो मैंने पॉइंट लिया है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लेंथीएस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता है, जब बना था तभी बहुत सारे आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल्स उस टाइम पर थे जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था और 22 पार्ट्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे। और आफ्टर 1/5 अमेंडमेंट अब हमारे जो आर्टिकल्स है वो हो गए हैं 470 और 25 पार्ट्स है, 12 स्केड्यूल्स है। इसे एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स है। और इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन देखो लेंथीएस्ट इसलिए भी कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लार्ज जोग्राफिकल साइज इंडिया का कवर किया है, इमेंस डाइवर्सिटी है इंडिया में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये अपने आप में बहुत बल्कि था और उससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ज़्यादा उसमें से ज़्यादा लिया गया है। और आप सबको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड फ्रॉम मैनी सोर्सेज है। तो सेकेंड हम वही ले लेते हैं। सेकेंड जो हमारा फीचर है वो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है और बहुत सारी कंट्रीज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। जैसे अपने पिछले पॉइंट पे भी तुम्हें बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे फीचर्स उसमें से लिए गए। इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, फेडरल स्कीम हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, ये सारे वहीं से लिए गए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर, रशिया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जापानीज़ है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसको हम बैग ऑफ बोरोइंग भी बोलते हैं। और माइट बी 11 कंट्रीज़ थी जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इसका मतलब बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत स्टडी किया, उनकी टीम ने बहुत स्टडी किया, आफ्टर दैट हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। थर्ड पॉइंट है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, या कह लीजिए पार्टली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, या कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत फ्लेक्सिबल है ना ही ज़्यादा रिजिड है। क्योंकि देखो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है किस तरीके से आपने अमेंडमेंट की है, ठीक है, किस तरीके से आप अमेंडमेंट कर रहे हो। अगर बड़ी आसानी से आपकी अमेंडमेंट हो जा रही है इसका मतलब आपका बड़ा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी संशोधन करने के लिए टाइम लग रहा है तो इसका मतलब काफ़ी रिजिड है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वो यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर एज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा फ्लेक्सिबल माना जाता है क्योंकि वो अमेंडमेंट बड़ी आसानी से उसमें हो जाती है। और इंडिया की अगर बात करें तो वो सिंपल टू मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसीजर फॉलो करता है अमेंडमेंट का। और अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है सिंगल सिटीजनशिप। देखिए इंडिया की नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की नागरिकता आपको मिलेगी और इंडिया की अलग मिलेगी और आपको दो नागरिकता मिल जाएगी जैसे कि अलग कंट्रीज़ में होता है। यहाँ पर लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। यहाँ आपके साथ ऐसे नहीं होगा कि जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में होता है। यूएसए में, खासकर यूएसए में 50 कंट्रीज़ में 50 उनके स्टेट्स जो है उन लोगों को दो दो सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। एक उस स्टेट्स की जहाँ वो रह रहे हैं, दूसरा यूएसए की लेनी पड़ती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, हर एक सिटीज़न को एक ही नागरिकता मिलती है और हर एक पर्सन सिटीज़न ऑफ इंडिया ही कहलाया जाता है। वो ये नहीं कहा जाता सिटीज़न ऑफ राजस्थान या सिटीज़न ऑफ उत्तरांचल या सिटीज़न ऑफ उत्तरांचल या छत्तीसगढ़, वो भारत का नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कई जगहों पर एडल्ट सफरेज भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। देखिए इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कहती है 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। दूसरी बात 18 और 18+ पर्सन वोट डालने के लिए लाइबल है, एंटाइटल्ड है टू वोट इन द इलेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन और स्टेटस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये कहता है हमारा। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6 हमें फंडामेंटल राइट्स थी हर एक सिटीज़न को और 6 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है।
और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें मिली है, ये 42nd अमेंडमेंट में हमें मिली है। 3 फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को मिली है, हर एक नागरिक के पास है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ क्वेसी फेडरल इन नेचर। तो आपको मैं बता दूं, जो हमारी देखिए, फेडरल का मतलब होता है बेसिकली डिवीजन करना, ठीक है। देखा जाए तो पावर्स हमारी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है यूनियन और स्टेट के बीच में की गई है, लेकिन हाँ, बट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट ना यूनिटरी करेक्टर फॉलो करती है। अब सवाल जो बच्चों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, फेडरल और यूनिटरी का मतलब क्या है। देखिए, फेडरल बेसिकली 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर डिवीजन कर दी जाती है पावर की बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। और यूनिटरी की अगर बात करूँ, देखो यूनिटरी क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल इंटीग्रेटेड और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, और स्टेट गवर्नर्स अपॉइंटेड और रिमूव्ड प्रेसिडेंट करता है, और इमरजेंसी के दौरान इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है क्वेसी फेडरल इन नेचर का मतलब। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो ये हमने लिया है, बेसिकली ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इट इज़ बेसिकली अ गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट के टू मेक द कंट्री एज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर मेनली ये नहीं होता, देयर विल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, ये भी है। डायरेक्टिव बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास ये एक तरीके से गाइडलाइंस ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए, हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एज वेल एज द लेजिस्लेटर्स। यहाँ के जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं वो किसी रिकमेंडेशन से नहीं आते, वो किसी सिफारिश से नहीं आते, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन से आते हैं। ना ही उन्हें कोई बड़े आसानी से कोई भी नेता, राजनेता उन्हें रिमूव कर सकता है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है बेसिकली कि यहाँ पर ना क्या होता है कि हमारे इंडिया में कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कुछ कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ पर मतलब बेसिकली जो हमारी जो सरकार जो हम फॉलो कर रहे हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारा जो फीचर है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, 2 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखो, नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, हेड ऑफ स्टेट इज़ प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर। और लेकिन हमारे सिस्टम में जो प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो प्राइमरली सेरेमोनियल ही होता है, और प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद कैबिनेट इफेक्टिव पावर्स के साथ पास होती है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल अगर सिस्टम होता है, ये तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जैसे यूएसए में है, तो वहाँ पर 1 एग्जीक्यूटिव होता है, वही हेड ऑफ द स्टेट होता है, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सारी पावर्स उसी के पास होती है, वो सारे के सारे डिसीजन, सब कुछ एक्शंस वो सब खुद अकेला लेता है वो प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है, और इसके मेनली यही फीचर्स थे कि लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बहुत सारे सोर्सेज से हमने लिया है, पार्टली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, और उसके साथ साथ ही हमने कहा सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता के साथ हम भारत में रह सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट डालने के काबिल है, 1 पर्सन 1 वोट। फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए है इस हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र किया है 42nd अमेंडमेंट्स में। क्वेसी फेडरल इन नेचर है कि डिवीजन ऑफ पावर हो चुका है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन जब इमरजेंसी जैसा दौर आता है तो उसको यूनिटरी इन करेक्टर कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बात करता है कि हमने गाइडलाइंस दे रखी है कि हाँ, मतलब किस तरीके से वेलफेयर ऑफ द स्टेट काम करे। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किसी तरह की भी आप कह लो कि किसी भी तरह का उसके ऊपर दबाव नहीं है, इम्पार्शियल होकर वो अपना काम कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है, और हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम करते हैं। हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेसिडेंट बेसिकली प्राइमरली सेरेमोनियल के तौर पर ही है वो। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आया होगा।
और मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट पे भी बता सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके रिप्लाई करने की। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।